वेलकम टू एनसिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार दोस्तों। और आज आपसे बात करने वाले हैं जो भूगोल का पेपर आने वाला है, उस भूगोल के पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं आज उन पर चर्चा की जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, ये पूरे गाइड जितने भी आपके शिवलाल एंड कंपनी से आपकी गाइड से आप जो पढ़ते हैं या बुक से आप पढ़ते हैं या जीपीएस से आप पढ़ते हैं, जिसका आप अध्ययन करते हैं, उन सब चीज़ों का मिश्रण इसमें सम्मिलित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन जिन ने चैनल तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी आपके पेपर आने वाले हैं उसका नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ, तो चलते हैं। आज का टॉपिक है भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, पहला भू शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहला भू शिखर सम्मेलन हुआ था सन 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। मतलब आपसे कहने का आशय ये है कि जो पहला भू शिखर सम्मेलन हुआ था वो सन 1994 में हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, और उनका बड़ा निचोड़ करके ये ऑब्जेक्ट आपके लिए निकाले गए हैं। तो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आपको पेपर में ये देखने को मिलेंगे। तो सेकंड ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो तूफान महोर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो तूफान महोर्मी का जो मुख्य कारण होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। सभी लोगों को पता है हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। हमारे भारत की जलवायु दोस्तों कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो तूफान महोर्मी शब्द अगर यहाँ पेपर में आता है तो आपको याद रखना है कि हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत आपदा प्रबंधन कब लागू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपदा प्रबंधन कहलाता, ये जो लागू हुआ है वो 2005 में हुआ है। और आपदा से आप परिचित होंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, आपदा, सुनामी, इस सारी चीजों के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि आपदा प्रबंधन क्या होता है और ये लागू कब हुआ है बच्चों? 2005 में। लातूर भूकंप का कारण क्या है? ये बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट है बच्चों आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है। लातूर भूकंप का जो कारण होता है वो भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना होता है। हमारी जो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों में, जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ के अंदर प्लेटें होती हैं, जब ये आपस में टच हो जाती हैं या मिल जाती हैं तो इसमें कंपन होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा इन भारतीय प्लेटों का जो उत्तर की ओर खिसकना होता है उसको हम कहते हैं लातूर भूकंप का कारण। इसके बाद हम बात करते हैं आरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। सभी बच्चे जानते हैं कि आरावली जो पर्वत है ये राजस्थान में स्थित है। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, ये भी आप लोगों को पता होगा। आरावली पर्वत से और भी ऑब्जेक्ट बच्चों पेपर में आ सकते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राचीन पर्वत की अगर बात की जाए तो आपको अरावली पर्वत लगाना है, लेकिन अगर बलक पर्वत की बात की जाए तो आपको हिमालय पर्वत बताना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बलक पर्वत में आपको हिमालय पर्वत बताना है। और इसके अलावा अगर प्राचीन पर्वत की बात की जाए तो आरावली पर्वत बताना है। लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे किया गया है कि आरावली पर्वत में कौन सी नदी निकलती है, से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको बताना है साबरमती नदी निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो बच्चों सबको पता है ताप्ती नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी आपके अरब सागर में पड़ता है। कल मैंने आपके लिए एक मैप का वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और चैनल पे जाइए और आपको भूगोल का एक मैप मिलेगा। उस मैप में आपको एक एक चीज क्लियर की गई है, कौन सी नदी या कौन सा शहर या कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये सारे विस्तृत रूप में उस पर चर्चा की गई है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ताप्ती नदी किस खाड़ी में गिरती है बच्चों? खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये खंबात की खाड़ी
आपकी गुजरात में पड़ती है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उसका नाम है दिहिंग। क्या नाम है बच्चों? दिहिंग नाम है उसका। अच्छा, आप लोगों को यह भी पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? हमारे भारत में बच्चों 3 नदियां ऐसी हैं जिनको शोक की दृष्टि से गिना जाता है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का नाम आता है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है। सभी बच्चों को पता है कि पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है और दामोदर नदी जो है वो आपकी वहां पर पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पेपर में आ सकता है कि पश्चिम बंगाल को किस नदी का शोक कहा जाता है, तो आपको बताना है दामोदर नदी का शोक कहा जाता है। इसके बाद अगर ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो उसको असम का शोक कहा जाता है। पेपर में आ सकता है असम का शोक किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा जो शोक है वो है आपका कोसी नदी, और ये किस राज्य को प्रभावित करती है बच्चों? ये बिहार राज्य को प्रभावित करती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लूनी नदी का प्रवाह किस क्षेत्र में है। बच्चों ध्यान रखना है, लूनी नदी का प्रवाह राजस्थान में होता है। इसके अलावा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर भी है जो बड़ी विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। इंदिरा गांधी नहर का भी प्रवाह क्षेत्र काफी फैला हुआ है और लूनी नदी भी आपकी कहां पर आती है? राजस्थान में आती है। बच्चों ध्यान रखना है, एक लूनी नदी है हमारे भारत में और एक लोकटक झील भी है। लोकटक झील की बात करें तो वो मणिपुर में जाएगी और मणिपुर में लोकटक झील आपको लगाना है। और लूनी नदी की बात अगर आपसे की जाए तो आपको कहां लगाना है बच्चों? ये आपको राजस्थान में लगाना है। इसके बाद गरशोप्पा प्रपात। गरशोप्पा प्रपात का दूसरा नाम जोग प्रपात भी होता है और ये बच्चों कहां पर है? ये आपका आरावती नदी में पड़ता है और ये गुजरात में आता है। बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, आरावती नदी गुजरात में आता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? मतलब कश्मीर का ऐसा कौन सा मरुस्थलीय भाग है जो ठंडा प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, वह भाग पूर्वी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पूर्वी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रादीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? पेपर में आता है कि प्रादीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको आंसर में टिक करना है। 3 भागों में बांटा गया है। ये ऑब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप इसको ध्यान लगाकर सुनिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, अरब सागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम मिनी कॉय है। मिनी कॉय है, ये सबसे बड़ा द्वीप अरब सागर का है। प्लाया झीलों का संबंध कैसे होता है? प्लाया झील जो बच्चों होती हैं इनका संबंध मरुस्थल से होता है। तो आपको याद रखना है, प्लाया झील से संबंध मरुस्थल का होता है। इसके बाद हम बात करें तो पटकोई की पहाड़ी किस दिशा में है? पटकोई की पहाड़ी, तो पटकोई की पहाड़ी बच्चों याद रखना है आपको, ये पूर्व में पड़ती है। आपसे दिशा पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है, पटकोई की जो पहाड़ी है वो पूर्व में है। इसके बाद हम बात करें एल्वडो क्या है? एल्वडो ऊर्जा का एक परिवर्तन है। ऊर्जा का क्या है बच्चों? एक परिवर्तन है। तो आपको ध्यान रखना है, एल्वडो क्या है? एक ऊर्जा का परिवर्तन है। गतिमान वायु को क्या कहते हैं? जी हाँ, गतिमान वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पवन। जी हाँ, तो गतिमान वायु को पवन कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों चिपका रहता है? बात करते हैं वायुमंडल पृथ्वी से क्यों चिपका रहता है, तो सभी लोगों को पता है हमारे यहाँ पर ग्रेविटी है और ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से चिपका हुआ रहता है। हम किसी भी चीज को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आ जाती है, तो उसका कारण क्या है? ग्रेविटी, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद हम बात करते हैं
क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों, मात्र 13 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी पड़ती है, 13 किलोमीटर। और लास्ट और आखिरी प्रश्न आपके लिए है, टार्न क्या है, तो टार्न एक लघु झील है। टार्न का नाम क्या है बच्चों, एक लघु झील है। इस प्रकार आपके भूगोल से ये 20 ऑब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए थे और आप इनको याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी पेपर आपके आने वाले हैं उन पेपरों का जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से आपको प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।